बहुत अच्छा टॉपिक मिला है सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों। चेंजिंग फेस ऑफ टीवी मीडिया मुझे लगता है कि इस समय का सबसे रेलेवेंट विषय है और होना भी चाहिए। जब कोई चीज कितना बदली है या कितनी संभावना है उसके बदलने की और वो कहाँ तक पहुंचेगी, जब इसका मूल्यांकन हम करते हैं तो जरूर हमें अपने आंखों के सामने जो गुजरा हुआ समय है और उसके पीछे का भी समय है उसकी तरफ पलट के देखना पड़ता है। तो मैं जिस जनरेशन को बिलोंग करता हूं, जब मैं बच्चा था, गांव में रहता था, तो हमने दूरदर्शन वाला टीवी देखा, हमने चित्रहार देखा, हमने उसी पर समाचार देखा, हमने रामायण भी देखा 87 में। गांव में तब एक ही टीवी हुआ करती थी, अपट्रान की, और रामायण के बाद दूसरा जो सीरियल मुझे याद है वो चाणक्य पे था, जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने प्रोड्यूस किया था। और उसके बाद फिर महाभारत की शुरुआत हुई और B.R. चोपड़ा जी का महाभारत इतना सुपरहिट हुआ कि खबरों की दुनिया ने कभी सड़कों पर, महाभारत शुरू हुआ तो संडे के दिन ऐसा लगता था जैसे कि धारा 144 लग गई हो, इस तरह का माहौल होता था। ये मैं वो बयां कर रहा हूं जो मेरे ही इसी छोटे से जीवन में गुजरा, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया। उसके बाद दौर आता है दूरदर्शन के बाद 93 में, जब सोनी, जी, सहारा टीवी नाम की कंपनियां आती हैं जो प्रोडक्शन हाउस की तरह अपना काम शुरू करती हैं, और सोनी टीवी एक एंटरटेनमेंट चैनल के रूप में आता है। लेकिन टीवी मीडिया में दूरदर्शन के अलावा, और दूरदर्शन पे भी स्लॉट था 24/7, दूरदर्शन पे भी न्यूज तब तक नहीं आती थी। तो मैं ये बताना चाहूंगा, आप सब इसके साक्षी हैं, आप यहाँ बहुत सारे लोग जो आयु में मेरे से छोटे भी हैं, बहुत सारे लोग इस सभागार में मेरे से आयु में बड़े भी हैं। सबने ये महसूस किया होगा कि करीब करीब 30 से 35 साल में दुनिया पूरी तरह से बदल गई। और मैंने ई फोरम के एक दो संबोधनों में, शायद आप लोग सुने भी होंगे, मेंशन किया है इस बात का कि इतिहासकारों ने पूरी दुनिया के विकास को जो मापा है, करीब 3 लाख सालों के डेवलपमेंट को डॉक्यूमेंट किया है और उसको 8-9 हिस्सों में बांटा गया है। तो चेंज ऑफ टीवी मीडिया की अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ सिविलाइजेशन की भी बात उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि सिविलाइजेशन के बियॉन्ड कोई टीवी मीडिया या कोई मीडिया होता नहीं, उसी के साथ वो पलता है, पल्लवित पुष्पित होता है और आगे बढ़ता है। तो पहला फेज तो गेदरस हंटर्स का था, जब हम आम जीवों जैसे ही थे, बल्कि कह सकते हैं कि सबसे निरीह प्राणी थे हम पृथ्वी पर, कीड़े मकोड़ों के बाद। दिन बहुत निकलने के बाद हम निकलते थे और महीनों में 3-4 बार खाना मिलता था आदमी को, उससे ज्यादा खाना नहीं मिलता था। और सूर्यास्त होने से पहले आदमी पेड़ों पर छुप जाता था। तब पहनने के आज जैसे कपड़े थे नहीं, कुछ था ही नहीं, हम आम जीवों जैसे ही थे। बस अंतर इतना हुआ कि जीव जो है 4 पैरों पर चलता था, आदमी खड़ा हो गया, और आदमी के खड़े होने ने बड़ी क्रांति पैदा की। और वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो तंतु हैं, करीब 1 करोड़ तंतुओं को जोड़ा जाए तो बाल के बराबर की थिकनेस आती है। और जो जानवर 4 पैरों पे चलता है, उसके दिमाग में ब्लड फ्लो इतना तेजी से जाता है कि हम खड़े इंसानों के दिमाग में जो तंतु बनते हैं, निर्मित होते हैं, वो बन के काम करते हैं, और जानवरों के दिमाग में वो बनने से पहले टूट जाते हैं।
इसलिए जानवरों का दिमाग वैसा विकसित नहीं हुआ जैसा आदमियों का दिमाग विकसित हुआ। और ये पहला युग हुआ जब आदमी खड़ा हो गया, जीवों की तरह ही रहने लगा, गेदरस हंटर्स का युग था। दूसरा युग आया जब आदमी ने आग का आविष्कार किया, और आग के आविष्कार ने पूरी मनुष्यता को एक नई दिशा दी और पूरे मनुष्य के चेहरे को और उसकी ताकत को बदल के रख दिया। जिन शेर, चीतों को, हाथियों को, जानवरों को देख के आदमी बमुश्किल महीने में 3-4 बार खाना खा पाता था, फिर आदमी ने अपनी सभ्यता बनानी शुरू की और बड़े बड़े जानवरों को इस नए आविष्कार से डराना भी शुरू किया और जानवर डरने भी लगे। तो ये दूसरा युग हुआ जब आग का आविष्कार हुआ। तीसरा युग हुआ जब हम धीरे धीरे इसके कारण एक समूह में रहने लगे। समूह के बाद गांवों का निर्माण हुआ और आदमी ने थोड़ा बहुत सभ्यता के साथ जानवरों से अपने को डिफरेंशिएट कर लिया और पकाकर खाना खाने लगा। आग के कारण उन्नत हुई और करीब 50-60 हजार साल लगे पहला युग से दूसरे युग प्रवेश करने में, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे युग के प्रवेश करने में। इतिहासकार बताते हैं कि करीब करीब 1 लाख साल का वक्त लगा। और उसके बाद राजशाही आई चौथे युग में और सभ्यता बहुत विकसित हो गई। उसके बाद आदमी ने अलग तरीके की दुनिया बनानी शुरू की और छठे युग आते आते मतलब कह सकते हैं कि जितना विकास 3 लाख सालों में हुआ उतना अगले 3000 साल में हुआ। 3000 साल में जितना विकास हुआ वो अगले 300 सालों में हुआ, और जो अगले 300 सालों में हुआ मैं मानता हूं कि अब 30 साल के अंदर वो हो जा रहा है, और जो पीछे 30 साल में घटा है वो अब कुछ महीनों में होने जैसी क्षमता आदमी ने विकसित कर ली। तो पहला युग गेदर हंटर्स का हुआ, दूसरा आग का आविष्कार हुआ, तीसरा लोग समूहों में रहने लगे, चौथा लाखों साल बाद राजशाही आई, उसके बाद जो है अलग दुनिया विकसित होना शुरू हुई। फिर उसके बाद बहुत लंबा गैप इतिहासकार बताते हैं कि हुआ और सेमी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। आदमी ने बहुत मशीनें, कल पुर्जे, हाथ से फावड़ा, कुदाल, ये जितनी चीजें हैं ये आविष्कृत हुई। 7वें युग में जो कहते हैं लोग कि पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ फुल स्केल पर। अंग्रेज आए, 16वीं शताब्दी आ गई, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने पूरे एशिया महाद्वीप पे धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बना लिया और भारत भी करीब 200 सालों से ज्यादा की गुलामी में रहा। वैसे भारत की तो गुलामी का इतिहास करीब करीब बुद्ध महावीर के बाद से ही है, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी को मैं सिग्निफिकेंट मानता हूं क्योंकि वो गुलामी भी थी और गुलामी के साथ भारत को बहुत कुछ अंग्रेजों ने दिया भी, क्योंकि हम अपनी सभ्यता, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वेद, पुराण, मैथोलॉजी, उन सारे आविष्कारों को, ऋषियों के दिए सारे ज्ञानों को हम भूल चुके थे 712 ईस्वी के बाद, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 ईस्वी में। तो ये 7वां युग ऐसा हुआ कि फुल स्केल पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। 8वां युग ऐसा हुआ कि जो कहते हैं कि 16वीं शताब्दी के बाद आप आइए सीधे 19वीं शताब्दी दुनिया में, और उसके बाद कंप्यूटर के बाद जो है सूचना क्रांति आई। ये 8वां 9वां हिस्सा मैंने बता दिया। और अब जो 10वां हिस्सा है वो स्टार्टअप का चल रहा है, और एक नया हिस्सा मैं और उसमें जोड़ रहा हूं स्टार्टअप के बाद का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यानी कि 3 लाख सालों के पूरे विकास को मैंने 11 हिस्सों में बांट दिया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आदमी के सोचने के तरीके को, आदमी के काम करने के तरीके को और आदमी की उम्मीदों के परवान चढ़ने की क्षमता को बहुत हद तक ऐसा बदल दिया जो भूतो न भविष्यति था। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। और एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप सब यहां सुधीजन पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अमेरिका की एक कंपनी एनवीडिया है जो चिप्स बनाती है, उसकी इकोनॉमी दुनिया के सैकड़ों देशों से ज्यादा अकेले हो चुकी है। $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप वो कंपनी क्रॉस कर चुकी है।
तो अगर अमेरिका की एक कंपनी अकेले $4 ट्रिलियन यानी भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो चुकी है, तो ग्लोबल विलेज के जमाने में हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। हम दुनिया में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उससे अछूते नहीं रह सकते। और बात या कोई टॉपिक 3 शब्द का 4 शब्द का होता है, लेकिन उसकी व्याख्या विस्तृत होनी चाहिए। अब जैसे लोग कहते हैं कि, या हम लोग पढ़ते लिखते भी हैं कि 1986 में भारत की अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन की थी और चाइना की अर्थव्यवस्था भी $1 ही ट्रिलियन की थी। लेकिन 1986 से यहां तक के सफर में अगर देखा जाए तो चाइना की इकॉनमी आज $20 ट्रिलियन के पार जा चुकी है और हमारी इकॉनमी अभी $5 ट्रिलियन के टारगेट पर है। तो मैं इसका सवाल कैसे हुआ और क्यों हुआ होगा? जिस भारत ने पूरी दुनिया को अंतरिक्ष का ज्ञान दिया, ज्योतिष का ज्ञान दिया, जिस भारत ने सबसे गहरी सभ्यता दी, गणित का ज्ञान दिया, वही भारत इतना कैसे पिछड़ गया? मैं इसका मूल्यांकन करता हूं तो कुछ बहुत गूढ़ और गहरी बात नहीं कहूंगा, बहुत एक साधारण सी बात मैंने पकड़ी कि क्यों पिछड़ गए हम। इसलिए पिछड़ गए कि हमारे यहां और पश्चिम में एक मूलभूत अंतर है। पश्चिम में एक नियम है कि एक दिन आदमी चर्च जाता है, पूजा करता है, आ जाता है, वो इसके फसाड़ में नहीं फंसता। हमारे यहां क्या है कि ये जो बचपन से एक पूरी जनरेशन को सिखाया गया और अभी भी सिखाया ही जा रहा है कि धन, पैसा, रुपया ये सब मोह माया है। किसी बाबा जी के यहाँ आप चले जाइए तो आपका दुख हर देंगे। उनको अपने दुखों का ही नहीं पता कि वो कितने दुख में है, वो दूसरे का दुख क्या हरेंगे। लेकिन एक पनपती हुई आबादी, एक आकार लेती हुई तरुणाई, एक ऐसी प्रतिभावान जनरेशन जो इस देश के पास है, उसको हमारे यहाँ की इस एक धारणा ने जीते जी मुर्दा कर दिया। सोचने की उसकी सारी शक्ति छीन ली उससे। अब भला हो इस देश का कि इतनी बड़ी आबादी है, गृह युद्ध इसलिए नहीं छिड़ता कि हैव और हैव नॉट के बीच इतनी खाई होने के बाद इसका एक फायदा भी है कि लोग राम पर छोड़ के चादर तान के रात को सो जाते हैं। इसीलिए बाकी दुनिया के जो समाजशास्त्री अध्ययन इंडिया की सोसाइटीज पे करते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो मैंने ये समझा कि आज एक अमेरिकी एंटरप्रेन्योर इलान मस्क अगर 5 साल के अंदर ट्रिलियनेयर हो गया और हम 70% युवाओं की आबादी रखने वाले देश, हम 5 ट्रिलियन के टारगेट को भी पकड़ने में, पहुंचने में इतना देर क्यों कर रहे हैं? उसके मूल में बड़ा जाने से पहले अपनी बात स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी कहानी अभी ध्यान आ रही है। क्योंकि जो बोलता हूं प्रभु की जो कृपा होती है उस पर बोल जाता हूं। तो कहानी ये बताती है, उससे बात समझाने में मुझे मदद मिलेगी। कहानी ये बताती है कि एक बहुत बड़े स्वर्णकार थे, कह सकते हैं, जिनको आज के डेट में ज्वेलर बोलते हैं अंग्रेजी में। वो कहीं यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति था, वो अपने गधे के गले में एक चमकदार पत्थर लटका हुआ था। वो अपने गधे के ऊपर कुछ लेके जा रहा था। वो भी व्यापार करने जा रहे थे, वो भी व्यापार करने जा रहा था। तो जो ज्वेलर थे, स्वर्णकार थे, उनकी नजर पारखी थी। उन्होंने दूर से ही देख के समझ लिया कि ये जो गधे के गले में पत्थर जैसी कोई चमकदार चीज लटकी हुई है, ये हीरा है। और उन्होंने उससे ऑफर किया कि तुम 50 आने ले लो और इसको मुझे दे दो। तो उसने कहा कि मैं 50 आने में क्यों दूं भाई, अभी पीछे तो एक आदमी 1 रुपया दे रहा था, तो मैंने उससे 2 रुपया मांगा और आप जो है 50 आने में इसको लेना चाहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम नहीं देना चाहते हो मत दो, लेकिन ये साधारण से पत्थर की
कीमत जो है 50 आने मैंने लगाई है, ये भी बहुत है, पछताओगे तुम। दोनों एक ही रास्ते जा रहे थे। थोड़ी दूर बाद उस स्वर्णकार को कौतूहल हुआ कि जरा पलट के देखें कि वो जो आदमी मेरे पीछे आ रहा था गधे पे अपना सामान लादे हुए, उसके गले में जो पत्थर लटका हुआ था वो है कि नहीं। तो पलट के देखा तो पत्थर गायब था, पत्थर था नहीं। तो उसने कहा कि वो पत्थर क्या हुआ। तो उसने कहा कि कोई एक आदमी आया, उसने 10 रुपए दिए। मेरी तो सोच समझ से भी ज्यादा था, मैंने तो इतना मांगा ही नहीं था, मैं तो 2 ही रुपया मांग रहा था। उसने मेरे मांगने से पहले ही 10 रुपया दे दिया। तो मैंने पत्थर उसको गधे के गले से निकाल के दे दिया, वो लेके चला गया। तो अब स्वर्णकार की चालाकी उसके मुंह से निकली, अरे मूर्ख, वो करोड़ों रुपए का हीरा था, वैसे साइज का हीरा तो मैंने देखा ही नहीं था, तुमने उसको 10 रुपए में दे दिया। तो उस अनपढ़ से, सीधे से, सरल से आदमी ने कहा कि महोदय, आप तो पढ़े लिखे कुलीन मालूम होते हैं, मैं तो सीधा साधा लंबे समय से उस पत्थर को पत्थर ही समझ के लेके घूम रहा था, मुझे इसका बोध नहीं था कि वो पत्थर है कि हीरा है। लेकिन आपकी बुद्धि को क्या कहें, आपको तो पता चल गया था, और पता चलने के बाद भी आपने उसकी कीमत 50 पैसे लगाई। तो मुझे अपने ऊपर तरस नहीं आ रहा है, मुझे तरस आपके ऊपर आ रहा है कि जानने के बाद भी आपने क्या किया। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि देश में सारे बुद्धिमान लोग, सारे पढ़े लिखे लोग कहीं मंच पर बैठ जाएं और कहीं उनको डंडा चलाने का अधिकार मिल जाए, तभी व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, या फाइलों पर कोई फरमान साइन करने की योग्यता हासिल कर लें, ये जरूरी नहीं। विचारों की कोई सीमा नहीं। उन पढ़े लिखे विचारशील लोगों के बारे में मैं क्या कहूं जो जहां खड़े हैं वहां से व्यवस्था बदलने की दिशा में काम नहीं करते। वो भी कम ज्यादा उसी स्वर्णकार की तरह होते हैं, जो जानते तो हैं कि गधे के गले में हीरा लटका हुआ है, लेकिन उसकी कीमत 50 पैसे लगाते हैं। और इस 50 पैसे की मानसिकता ने आदमी के पूरे जीवन को, उसकी पूरी सोचने की धारणा को, इस कपट ने हिंदुस्तान के समाज में बदल के रख दिया। इससे ऊपर उठने की थोड़ी जरूर मुझे लगती है कि जरूरत है। आज के डेट में टीवी का चेहरा कैसे बदल रहा है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि टीवी चैनल का एक ओनर होने का मौका मुझे मिला, लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। मैंने 97 में अखबार ज्वाइन किया था लखनऊ में, राष्ट्रीय सहारा। तब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, काम भी करता था, क्लास भी करता था, नौकरी भी करता था। तो वहां से शुरुआत हुई और 16 नवंबर को मैंने अपने कैरियर का 28वां साल पूरा कंप्लीट किया। इन 28 सालों में जो जर्नी मैंने देखी, पहले अखबार टीवी से बहुत पावरफुल था, बहुत इस्टेब्लिश्ड मीडियम था। उसके बाद जब टीवी आया 2000 में, आज तक लॉन्च हुआ 28 दिसंबर 2000 को, और उसके बाद एनडीटीवी और स्टार न्यूज का सेपरेशन हुआ, और 2002 में रिक्रूटमेंट हुआ था हम लोगों का स्टार न्यूज के लिए। तब मैं पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़, प्रिंट मीडिया को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने दाखिला लिया था। और वहां से ये पता चला कि नहीं, अब नया मीडियम टीवी है, और टीवी ही आपका भाग्य बदल सकता है। मुझे भी मोटिवेशन मिला, मैंने वॉकिंग इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर 2 साल स्टार न्यूज में रहा, फिर 1 साल सीएनबीसी में रहा, फिर स्टार न्यूज में आया, जो अब एबीपी न्यूज हो गया है। 16 नवंबर 2009 यानी 2009 को मुझे सहारा ग्रुप के पूरे नेटवर्क को, टीवी, अखबार, चैनल, सबको हेड करने का मौका मिला, और लगभग 15 साल मैंने उस नेटवर्क के साथ एज ए सीईओ एडिटर इन चीफ, ग्रुप सीईओ एडिटर इन चीफ की तरह काम किया। तब तक मैं कह सकता था कि 2000 तक और 2000 से लेकर 2020 तक बेशक टीवी एक बहुत ही पावरफुल मीडियम था,
लेकिन अभी जो कुछ 1-2 सालों में जो परिवर्तन आया है वो बड़ा कमाल का आया है। जैसे सोशल मीडिया ने और सोशल मीडिया से जुड़े आम लोगों ने इतना ज्यादा हिस्सेदारी दिखाई है, उससे मैं मानता हूं कि टीवी मीडिया धीरे धीरे रिडेंडेंट हो रहा है। मार्केट में व्यूवरशिप बहुत तेजी से गिर रही है, एड रेवेन्यू बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। अब सही अर्थों में मैं कहूं तो टीवी का जो पूरा बिजनेस मॉडल है उसको बहुत पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने और डिजिटल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया है। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से इसलिए भी पिछड़ रहा है कि जितनी सहभागिता सोशल मीडिया ने अपनी उपलब्धता के कारण आम आदमी के हाथों को जो ताकत दी है, जो पावर दिया है, जो उनकी उम्मीदों को परवान चढ़ाया है, वो एक नई क्रांति है। जैसे मणिपुर वाली घटना के बारे में मैंने एग्जाम्पल कहीं और दिया था, मैं दोबारा दूंगा कि 3 मई 2023 को एक किसी आदमी ने वो 2 औरतों को नंगा घुमाया गया सड़क पे। मेन स्ट्रीम मीडिया वहां डेरा डाले हुए थे, लेकिन किसी ने उस खबर को नहीं दिखाया। एक अननोन से आदमी ने बहुत विनम्रता पूर्वक 2 लाइन लिख के डाल दिया। आप सोशल मीडिया का पावर देखिए कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाया गया, लोगों के बीच उबाल आया, 65,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया और व्यवस्था को बदलने का, लोगों को सांत्वना सोलेस देने का पूरा प्रयास किया गया। मैंने किसी और स्टोरी के कारण जो टीवी पे चली है पिछले 5 सालों में तो मैंने नहीं देखा है, नहीं दर्ज किया। हाँ, टीवी पे जो घटना हो जाती है उसको हम दोबारा बढ़िया से पैकेजिंग करके अच्छे फ्लावरी लैंग्वेज में हम लोग दिखा देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक कारण से टीवी से आगे निकल गया और पावरफुल मीडियम बन गया कि वहां पे जो जैसा है, जिस क्षण है, टीवी मीडियम भी था कि भाई कि जो जहां है ब्रेकिंग न्यूज चलाने का एक बहुत चलन था, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए थोड़ा बहुत आयोजन तो करना ही पड़ता है। खबर को न्यूज गैदरिंग डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, वो प्रोसेस करके आउटपुट डिपार्टमेंट को देते हैं, फिर वो खबर पीसीआर में जाती है, फिर वो खबर स्क्रीन पे आती है, उसमें एक पूरा मैकेनिज्म लगता है। सोशल मीडिया आपके एक क्लिक अवे है। टीवी मीडिया कितना भी फास्ट हो जाए, सोशल मीडिया से फास्ट नहीं हो सकती। यही परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है, यानी कि अब वही सरवाइव करेगा जो आपकी हथेली के बराबर के आकार का होगा, और जिस हथेली के आकार के बराबर की चीज में आप कंटेंट अगर फिट करके नहीं दे पाए तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस मॉडल फेल कर जाएगा। और आज के जमाने में एक बहुत अच्छा मौका, अच्छा अवसर आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कि इस बड़े स्क्रीन से छोटे स्क्रीन का जो इंटीग्रेशन हो सकता है वो भी एक बड़ी कमाल की सुविधा है। जिन लोगों ने इस दिशा में छलांग लगाई है वो मार्केट में टिके रहेंगे, बने रहेंगे। जिन लोगों ने इस अवसर को जाने दिया या जाने दे रहे हैं वो बेशक इससे पिछड़ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहीं नहीं रुकने वाला। बाकी छोटी मोटी चीजें तो आप सबने अनुभव किया ही होगा कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, जिस बारे में बात करते हैं वो विज्ञापन फेंकने लगता है, कीवर्ड्स पकड़ता है, आपकी पूरी बात रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन आप जो बात करते हैं उसमें से चुने हुए शब्द पकड़ के उस हिसाब से आपके माइंडसेट को पकड़ लेता है। और मैंने ये भी एक आर्टिकल पढ़ा अभी हाल ही में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बायस्ड भी है। जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछिए कि मैंने मेकअप कराया और कोई औरत पूछे कि मैंने व्हाइट नेल पॉलिश लगाया, अब वो व्हाइट नेल पॉलिश की खूबियों के बारे में वो जबरदस्त तरीके से बताना चालू कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, चाहे जो भी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रोक है, ये है, जितने, तो यानी कि जो आप उससे पूछते हैं आपके मन मुताबिक चीजों को वो आप परोसने लगता है। और अभी हर चीज में करेक्शन आता है। जैसे शेयर बाजार बहुत ऊपर चढ़ जाता है तो धड़ाम से गिरता है, करेक्शन आता ही है। मैं मानता हूं कि एआई में भी करेक्शन आएगा, लेकिन एआई बहुत मजबूत बन के रहेगा। कैसे करेक्शन आएगा, 3-4 घटनाएं बता रहा हूं आप लोगों को। क्या है कि चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रोक, इन सब
प्लेटफॉर्म से लोगों ने मेडिकल एडवाइस लेना शुरू कर दिया अमेरिका में, और कुछ लोगों ने डिप्रेशन में आके आत्महत्याएं कर ली और सुसाइड नोट में लिखा कि चैट जीपीटी ने हमें ठीक से गाइड नहीं किया और हमें अब जीवन में कोई पर्पज नहीं दिख रहा। तो उनके परिवार वालों ने चैट जीपीटी पे केस किया। दूसरा केस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स पे गूगल ने और मेटा ने किया। क्यों किया कि गूगल का ये कहना है कि मैंने पूरी दुनिया सजाई, बनाई, सवारी, सागरों को पार करके केबल बिछाया, सैटेलाइट लिए, तुम हमसे ही सारा डेटा एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, हमारा बिजनेस डे बाय डे नीचे जा रहा है, तुम डे बाय डे आगे बढ़ रहे हो। तो अमेरिका में एक पॉलिसी है, देखिए अमेरिका के संविधान को, कानून को इसलिए लोग, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि बहुत रोबस्ट है। तो वहां स्टार्टअप के लिए अलग नियम बने हुए हैं। तो चैट जीपीटी ने स्टार्टअप के हिसाब से जवाब दिया कोर्ट में कि हम तो भाई अभी नई कंपनी है, स्टार्टअप है। तो गूगल के वकीलों ने कहा कि आप बेशक स्टार्टअप हैं, नई कंपनी है, लेकिन आपका मार्केट कैप अब हमारे बराबर होके हमसे आगे निकलने जा रहा है। तो स्टार्टअप की परिभाषा और स्टार्टअप के नियम बदलने चाहिए। आपने पहले 6 महीने में $500 बिलियन के मार्केट कैप को आपने क्रॉस कर लिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां भी अब ये डिबेट चलनी चालू हो गई है कि एआई और जो ओल्ड मीडियम है, जो न्यू मीडियम है, जो बाकी टेक कंपनियां हैं, उनमें भी बहुत एक अलग तरह का संघर्ष चालू हुआ है। और ये संघर्ष इसलिए चालू हुआ है कि बिजनेस में एक चीज तो निश्चित है ही, वो है दौड़। हम बिजनेस को बहुत सिंपल तरीके से मैं समझता हूं कि बिजनेस है क्या। मेरी नजर में बिजनेस बड़ा, जब बच्चों को पढ़ाने जाता हूं, कि बिजनेस वो है जहां आप 1 रुपया लगाते हैं और 2 रुपए कमाने की उम्मीद रखते हैं। अब इस 1 रुपए से 2 रुपए के सफर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अपनी बात समाप्त करने से पहले 2-3 बातें जरूर मैं कहूंगा कि टीवी मीडिया, हालांकि बहस बहुत चली है कि अखबार बंद हो जाएंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, वेबसाइटें आ गई, लेकिन अखबार भी चल रहे हैं। हाँ, कोविड के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया पूरी दुनिया में कि जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया एक टाइम में कमोडिटी प्रोडक्ट बन गया था। आज भी घरों में टाइम्स ऑफ इंडिया न आए, जो 80s में पैदा हुए लोग हैं, वो अखबार जरूर एक बार सुबह देखना चाहते हैं। जैसे मैं अखबार रोज एक नजर तो देखता हूं, चाहे कुछ हो जाए। तो कोविड में सबने जो है अखबारों की पीडीएफ कॉपी से काम चलाना शुरू कर दिया। अखबार सर्कुलेशन, जो लाखों कॉपियों का सर्कुलेशन था, एसटी का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, दैनिक जागरण का, दैनिक भास्कर का, हिंदुस्तान का, इस तमाम जो बड़े लीडिंग अखबार हैं, इनकी जो सर्कुलेशन थी वो अब घट के हजारों में आ गई। और इसको जो नीति और नियम बनाने वाली कंपनियां हैं, सरकारें हैं, उन्होंने भी इसको समझा। तो अब स्केल जो है कंप्लीट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। अखबार का सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए, ये बहस ही खत्म हो गई मीडिया हाउसों से। कोई अखबार अब अपना सर्कुलेशन नहीं बढ़ाना चाहता। टीवी चैनल की व्यूअरशिप बढ़नी चाहिए, हर मालिक अपना टीवी चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसकी व्यूअरशिप अब कभी सोशल मीडिया की व्यूअरशिप से या एक वायरल हुए रील से आगे नहीं जा सकती। अब उस टीवी की भी सीमा आ गई। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो डेटा अवेलेबल है, उसकी प्रोसेसिंग एआई से ज्यादा कोई और अभी टूल नहीं है जो कर सके। तो जो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में आया, वो इसी से आया कि आदमी ने इतने रिसोर्स पैदा कर दिए कि बुद्धिमान व्यक्ति इन्हीं में से 4 चीजों को जोड़ के एक नई चीज बना ले। मैं स्टार्टअप की परिभाषा ऐसे ही समझता हूं कि आपके सामने टेबल पे 20 चीजें रखी हुई हैं, अब 10 आदमी बैठे हुए हैं, उन 20 चीजों से 10 आदमी अलग अलग चीजें बना लेते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं जो आदमी के जीवन में काम की होती है और बेहतर होती है, उसको बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो टीवी का जो पूरा फेस है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि पहली बार ये मैं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। और इन अर्थों में बदल जाएगा कि आपके मोबाइल के बियॉन्ड कोई स्क्रीन रहेगी, तो वो किसी फंक्शन में हम जाएंगे, किसी शादी में जाएंगे, किसी ग्रैंड इवेंट में जाएंगे, तो वो जो
पीछे वीडियो वॉल लगी होती है, उसी रूप में देखा जाएगा। घरों में न्यूज देखने का जो चलन है अब कम हो गया। इसलिए कम हो गया कि न्यूज देखने की अब जरूरत ही नहीं पड़ती। टीवी चालू करने से पहले आपके मोबाइल में सारी खबर आपको आ जाती है, आप अवगत हो जाते हैं। ऐप के जरिए कोई ना कोई, हर आदमी ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड नहीं कर रखा है तो गूगल तो है ही, गूगल भी आपको खबर फेंक ही देता है आपकी स्क्रीन पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब टीवी जैसी जो व्यवस्था है, जो स्क्रीन है और ब्रेकिंग न्यूज का जो हंगामा था, ये सब अब समाप्त हो चुका है। चीजें पूरी तरह से बदल चुकी हैं और 1 साल में आपको कह रहा हूं कि बड़ी स्क्रीन समाप्त हो जाएगी। टीवी बनाने वाली कंपनियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अब किस बिजनेस में जाएं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन की जरूरत उस तादाद में मार्केट में अब डिमांड नहीं आ रही है। टीवी का एक युग था आज से 35 साल पहले, जब सीरियल आते थे और उसको देखने की जरूरत थी, वो सब समाप्त हो गया। अब न्यू एज में आपका मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा साथी है, वही आपके साथ चलेगा, वही आपके साथ टिके।